प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इस ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और उसके साथ कुंडली विश्लेषण का ये जो विषय है, इसमें मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा जो सबको उपयोगी हो जाए सबके लिए, मैं वृश्चिक लग्न पे थोड़ी सी चर्चा करता हूं। वृश्चिक लग्न के जो प्रभाव से प्रभावित लोग होते हैं, उनका आत्मविश्वास, आत्मस्वाभिमान और महत्वाकांक्षा, ये तीनों टॉप पे होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों से जब कभी भी आप बात करें तो इनकी महत्वाकांक्षा भी ऊंची रहती है और स्वाभिमानी भी होते हैं। स्वाभिमान से कोई समझौता कभी भी नहीं करना चाहते। मैंने ये बात हर बार कही है कि मंगल से प्रभावित होने के कारण इनके अंदर सेनापतित्व के गुण बड़े अच्छे होते हैं। मंगल साधारणतया सेनापति ही हैं, जो राजा से एक स्टेप नीचे ही है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि ये जहां कहीं भी काम करेंगे वो सर्वे सर्वा से ठीक नीचे रहते हैं। पहली बात। दूसरा, अष्टम भाव की ये राशि है। मूलतया काल पुरुष की कुंडली जो मेष लग्न की बनती है, उसमें 8 नंबर कहां लिखा होता है? जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव वस्तुतः किस विषय का भाव ज्ञान कराता है? वो कराता है नॉलेज का, ज्ञान है वो, किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान, या ये कहें कि ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति, जो उस क्षेत्र का संपूर्ण सम्यक टॉप क्लास, मतलब संपूर्ण समग्र जो अध्ययन है, वो है जन्म कुंडली का 8वां भाव। अब किसी जातक की कुंडली के लग्न में ही ऐसी राशि बन गई जो लग्न कुंडली के अष्टम भाव की मूल राशि है। वृश्चिक राशि अर्ध जलीय राशि या जल तत्व की राशि और मंगल की गौण राशि है। या तो कालपुरुष की कुंडली में लग्न में मंगल की राशि बनेगी तो 1 नंबर लिखेगा, या कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में 8 नंबर लिखेगा। तो वही भाव का स्वामी अगर लग्न में बन जाए, वृश्चिक राशि लग्न में बन जाए, तो व्यक्ति किसी भी विषय का संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। उसको समझना बड़ा मुश्किल भी कई बार होता है, क्योंकि अष्टम भाव को समझना बड़ा मुश्किल है। अष्टम भाव को लेकर के आप सामान्य विचार करिए। जब कभी भी आप कुंडली देखेंगे तो लग्न के बारे में आप जब कोई भी फलादेश करते हैं तो आप स्पष्टतया कुछ 2-4 बातें जरूर बोल देते हैं, लेकिन जब अष्टम भाव के बारे में जब आप विचार करते हैं और अष्टम भाव से संबंधित अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप 2 बार जरूर उस पर रुकते हैं, पॉज लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो स्थिरता का भी भाव है। जहां जीवन का चक्र, जीवन की लीला, यह लीला समाप्त हो जाती है, वो जन्म कुंडली का अष्टम भाव है। बात है कि नहीं है? अगर यही भाव की राशि लग्न में बन जाए तो मतलब व्यक्ति पाउस करके आगे बढ़ने वाला होता है, धीरे 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 स्थिरता के साथ। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये स्थिर राशि भी है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है। इस राशि के लग्न में बन जाने से व्यक्ति केमिकल हो जाए, तंत्र मंत्र हो जाए, ज्योतिष हो जाए, राजनीति हो जाए, डीप नॉलेज हो जाए, एनालिटिकल व्यू, है ना, बहुत ही डीप थॉट के साथ आगे बढ़ने वाला होता है। इस लग्न में तो सूर्य भी अच्छे हो जाते हैं, इस लग्न में चंद्रमा भी अच्छे हो जाते हैं, इस लग्न के लग्नेश होने के कारण मंगल भी अच्छे हो जाते हैं, गुरु भी अच्छे हो जाते हैं। 4 ग्रह जिसकी कुंडली में अच्छे बन जाते हों, वो कुंडली तो ऐसे ही सर्वोत्कृष्ट हो जाती है। और खास करके कि अगर वृश्चिक राशि की कुंडली लग्न में बनी और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु अगर केंद्र में हो जाए, जैसे इस कुंडली में मंगल केंद्र में है और कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं है, पर विचार करके देखिए कि अगर ये ग्रह अपने ही भाव में विराजमान हो तो कुंडली को और भी बलवान बना देंगे। तो चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी होकर के शत्रु भाव में नहीं बैठे हैं, शत्रुगत भी नहीं बैठे हैं, और स्वग्रही गुरु बैठे हैं, और उसमें पंचम भाव के कारक गुरु होते हैं। पंचम भाव में उच्च के कोई भी ग्रह विराजमान, जैसे शुक्र हो गए, या पंचम भाव में अगर शुक्र होते, यहां पे शुक्र स्वग्रही, मैं शुक्र की चर्चा कर रहा था, शुक्र स्वग्रही हो गए, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि कुंडली का जो प्रत्यक्ष बल है वो जातक को निश्चित रूप से मिल रहा है। थोड़े बहुत जो भ्रम होते हैं वो इस वजह से कई बार मिलते हैं कि व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा अगर डिप्रेस होगा, नीचे जाएगा, मतलब पक्ष के बल से, वो मैं उस पर आगे चर्चा करूंगा, तो वो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कंफ्यूज करता है या प्रभावित करता है। पर अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो वो कभी भी नियम बनाने में विश्वास रखेगी, पालन करने में उनका ज्यादा ध्यान नहीं होता। उनके नियम से देश, शासन, तंत्र पूरा चले, राज्य की व्यवस्था चलती है।
उनके बनाए नियम से कानून चलता है, कानून में लोग बंधे होते हैं, पर जब स्वयं उनको उस नियम का पालन करना होगा तो वो नहीं चाहते हैं कि उनका नियम उनके ऊपर आरोपित किया जाए। मतलब स्वतंत्र मानसिकता, स्वतंत्र विचारधारा और मजबूत स्वतंत्र व्यक्तित्व के धारण करता होते हैं। ये वृश्चिक लग्न का प्रभाव है। यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में, अगर मान लीजिए, मैं सामान्यतः ये तो चलो इस कुंडली की बात है, लेकिन अगर किसी भी वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा, गुरु, मंगल, सूर्य ऐसे ग्रह केंद्र में आ जाते हो तो कुंडली बहुत बलवान हो जाती है। क्लियर है? ये कार्यक्रम का वो हिस्सा था जो सबके लिए उपयोगी था, जो आपके ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकता है। आइए अब यहां से इस कार्यक्रम के मूल स्वरूप पे आता हूं और इस कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। बात करते हैं पंचांग में। सबसे पहले बात करिए, जन्म हुआ अधिक आषाढ़। अधिक माह जब कभी भी जुड़ जाए, किसी भी जातक का जन्म अगर अधिक माह में होगा, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। मतलब उसकी इच्छा शक्ति भले तो शुरू में कंफ्यूज रहेगी, पर अंततोगत्वा वो सफलता को प्राप्त करती है। अधिक माह, दक्षिणायन। अब यहां पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ेगा। जब शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ेगा तो उस व्यक्ति को अब अपनी व्यवस्था को प्रूफ करना पड़ता है। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां आपके रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी आपसे ये इस बात की इच्छा जारी रखेंगे या जाहिर करेंगे कि तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ, तुम्हारे अंदर योग्यता है और तुम क्षमता से भरे हो, तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक विचार पल रहा है जो समाज के सामने प्रकट करो। मतलब ऐसी स्थिति बनेगी। माता पिता की दृष्टि में भी आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ इस वजह से भी करना पड़ता है कि आपके ऊपर एक बहुत अच्छा निवेश माता और पिता के द्वारा किया जाता है। जब वो निवेश सामने से लाभप्रद होता दिखाई देता है, तभी आप पर किसी का भी विश्वास जागृत होता है। ये सामान्य से भी बात है, तो यहाँ पे ये बात ज्यादा लागू हो जाती है दक्षिणायन वालों पे। बाकी इसमें सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र जैसे जो शुभ ग्रह होते हैं, सूर्य को छोड़ दें तो गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये सारे ग्रह जो बनते हैं वो कुंडली को बड़ा ही प्रत्यक्षतया दक्षिणायन होने के कारण थोड़ी कमजोरी में चले जाते हैं, और इस कारण से जीवन का जो क्षेत्र होता है वो आरंभ में थोड़े संशयों से बीतता है। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, यहां पे नियमित होना पड़ेगा, मन को साफ रखना पड़ेगा, गलत संगति से बचाना होगा। नशाखोरी, किसी भी तरीके से गलत संगत, मित्रता, गलत मित्रता, किसी के प्रति गलत भाव का विकास। मैदान बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट व्यवहार हो, वाणी स्पष्ट हो, कोई क्रोध नहीं है। अधिकता जो है वो बहुत ज्यादा किसी भी को दबाना, अनुचित किसी को दबाना ये भी नहीं, और किसी से दबना नहीं। तो ये जो एक बीच का जो संतुलन है वो यहाँ पे बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक होते हैं, और पापक होने के कारण कुंडली में कई बार माइनस में लेके जाने वाले हो जाते हैं। उसके बाद भरणी नक्षत्र, भरणी वाले दूसरों को भरते ज्यादा हैं। अपने लिए तो वो भाग्यशाली होते ही हैं, दूसरे के लिए भी उतने ही भाग्यशाली होते हैं। तो मेरा यहाँ पे सामान्यतः अर्थ ये होगा कि यहाँ वो व्यक्ति समझदार होता है, ज्ञानी होता है, अनुभवी होता है, सारगर्भित बात करने वाला होता है, और आपको समझाने की हैसियत रखने वाला होता है। समझाने वाला भी होता है, समझदार होता भी है, परिवार की परिस्थिति को समझने वाला होता है। कोई जल्दबाजीपन उसके व्यवहार में और अकुशलता में नहीं देखी जाती है। भरणी वाले सदैव जैसे ही किसी दूसरे के व्यक्ति का संपर्क इनसे बनता है वो तुरंत उसको आगे बढ़ा देने वाले होते हैं। अगर पार्टनरशिप में काम बढ़े तो भरणी वाले नक्षत्र अगर हैं आपके साथ तो आप समझ लीजिए कि आप भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। विवाह हो तो पत्नी का भाग्य बदल जाए, और बच्चे आए तो बच्चे का भाग्य बदल जाए। एक ऐसा नक्षत्र, बहुत ध्यान से समझिएगा, भरणी, जो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए लाभप्रद होता है, जो अपने भाग्य के साथ साथ दूसरे के भी भाग्य का उदय करा देता है, ऐसा है भरणी नक्षत्र। धृति योग, वणिजकरण, क्षत्रिय वर्ण होगा और होगा मनुष्य गण, तो इसमें रजस तत्व का प्रभाव होगा। मतलब व्यक्ति राजसिक प्रभावों से युक्त है, तो रजस तत्व के प्रभाव के कारण कई बार मतलब थोड़ा दूसरों पे अपनी चलाना या थोड़ा जिद करना, ऐसा। मनुष्य गण के कारण अहंकार, तृष्णा, भटकना, भूलना, गलत संगति, गलत कारोबार, गलत जगह से धन कमाना, ये मनुष्य के सामान्यतः लक्षण होते हैं। तो ऐसी चीजों से व्यक्ति प्रभावित होते देखा जाता है। बाकी पंचांग में अगर मैं एक बात और भी देखूं तो वार देखता हूं, तो वार कौन सा था,
तो वार हुआ जन्म कुंडली में मंगल। मंगल इस कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं। लग्नेश होकर लग्न को देखने से, हालांकि सप्तम भाव में उनको बहुत ज्यादा बल नहीं मिलता है, शुक्र के साथ बैठ करके हार्मोन की गड़बड़ी कर सकते हैं, नेत्र ज्योति परेशान कर सकते हैं, और कई बार पाचन तंत्र को गड़बड़ कर सकते हैं, पित्त से संबंधित समस्या दे सकते हैं। लेकिन वारेस ही लग्नेश हैं, इस वजह से कुंडली को अतिरिक्त बल भी मिलेगा, क्योंकि अब किसी के ऊपर ग्रह को निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं ही लग्नेश हूं, मैं ही वारेस हूं, दोनों ही मैं ही हूं। मैं ही लग्नेश हूं, मैं ही राशिश हूं, तो मेरे ही ऊपर सारी बातें आ जाए। अब मुझे फल देने के लिए किसी दूसरे का मुंह ताकना नहीं। तो ये जो बात बनती है भगवान, ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है ना। तो अब यहां से आगे बढ़ूंगा और आपको इनकी कुंडली के ग्रहों के डिग्री से परिचय कराऊंगा। अब जब बात ग्रह के डिग्री की होगी तो सबसे पहले लग्न का मान देखना आवश्यक होगा। लग्न बना है 16 अंश का, और 16 अंश का जो लग्न होता है वो बहुत ही प्रबुद्ध, मजबूत, निर्णायक, स्वस्थ लग्न माना जाता है। इसका अर्थ होगा कि ये सारे ही पक्ष जातक के तरफ आते हुए दिखाई देंगे। मतलब अनुशासन, निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़, शक्तिशाली, स्वस्थ आयु और बेहतरीन विचार, ये जो प्रभाव होंगे वो सब जातक की तरफ मुड़ेंगे। और ये लाभकारी होने के साथ साथ व्यक्ति को आगे बढ़ाने में बड़े सहयोगी भी हो जाएंगे। उसके बाद वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए 10वें भाव के स्वामी होते हैं सूर्य नारायण। वो जन्म कुंडली के 8वें भाव में 23 अंश पे बैठे हैं। डिग्री का बल काम करेगा, ऐसा नहीं है कि डिग्री के बल से वो प्रभावित होंगे नुकसान में। तो यहाँ 8वां भाव बलवान होगा, क्योंकि सूर्य बुध, तो यहाँ कंसंट्रेशन, अच्छी आयु और एक बेहतरीन डिस्कशन प्राप्त होगा जातक को। उनकी दृष्टि द्वितीय भाव पे गुरु और सूर्य आमने सामने बैठेंगे, तो व्यक्ति को चरित्रवान, नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला और बेहतरीन एजुकेशन को प्राप्त करने वाला, माता से और पिता से संबंधित अच्छा व्यवहार रखने वाला, मतलब प्राप्त हों चीजें, माता पिता के लिए भी व्यक्ति भाग्यशाली साबित हो जाता है। सूर्य के बाद चंद्रमा 9वें भाव के अर्थात धर्म भाव के स्वामी होते हैं। 13 अंश के बैठे हैं। इनकी डिग्री व्यक्ति को जिम्मेदारी से मुक्त करेगी और अपनी समुचित सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का थोड़ा लेट ही सही पर व्यक्ति निर्वहन करेगा। उसके सारे पक्ष जो भी निर्णय होते हैं, जो परीक्षा का परिणाम है, जीवन के आगे बढ़ने की जो गति है, वो थोड़ी भले धीरे धीरे चले, क्योंकि केंद्र में स्थिर राशि बनी है, पर सारे ही पक्ष में बनते हैं। मतलब वक्त पे सारे काम, उस समय भले लगे कि इस समय हो जाता तो अच्छा रहता, पर समय लगने के साथ हाँ में ही उत्तर मिलेगा, थोड़ा डिले परिणाम मिलता है। उसके साहस 100% बना रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति आक्रामक रवैया भी अपनाने वाला है, थोड़ा कभी कभी कठोर निर्णय लेने वाला भी है, साहसी होता है और शत्रुओं पर विष की भांति फैलने वाला भी होता है। विषम परिस्थितियों से कभी डरने वाला नहीं होता। मंगल देव जन्म कुंडली में 25 अंश पे बैठे हैं और ये इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह हैं। इसका अर्थ होगा कि लग्नेश ही आत्मकारक होंगे और ये जातक के पक्ष में काम करेगा। अब आपकी कुंडली का धर्म, आध्यात्म, निर्णय लेने की क्षमता, साहसिक बल, पराक्रम की वृद्धि, ये सारे आपके पक्ष में काम करेंगे। मतलब मंगल जन्म कुंडली में मजबूत और निर्णायक जातक को बनाएंगे। उनकी डिग्री का बल भी काम करे। उनकी डिग्री 25 अंश पे बैठे हैं तो डिग्री काम करेगी, सामान्यतः उतनी नहीं पर लगभग काम करेगी। तो दशम स्थान को, लग्न को और तृतीय भाव को मजबूती प्रदान करेगी, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में सहायता करे। बुधदेव जन्म कुंडली में 21 अंश पे बैठे हैं। यहां इनकी डिग्री जातक को कृतज्ञ और मजबूत इच्छा शक्ति का, कृतज्ञ बनाने के, मैंने कहा कृतज्ञ बनाएंगे, मजबूत इच्छा शक्ति का और दूसरों के प्रति एक अच्छा व्यवहार विचार रखने वाला, कभी भी किसी के प्रति कोई बुरा भाव विचार में न रखने वाला, ऐसा बनाता है। देव गुरु तो 18 अंश के बैठे हैं, वक्री हैं, तो थोड़ा बहुत उनका डेविएशन होगा लग्न की तरफ, तो व्यक्ति में गंभीरता देंगे। ये बात होगी, कैपेसिटी अच्छी होगी, समझने की और समझाने की शक्ति मजबूत बनी रहेगी। गुरु 18 अंश के बैठेंगे तो उनकी डिग्री 6ठे भाव पे जाएगी, जो व्यक्ति को निर्णय लेने में, साहस में और नौकरी में बल देंगे। सूर्य और बुध पे जाएगी, चरित्रवान, ज्ञानी, सुखी और कृतज्ञ बनाएगी। दशम स्थान पे व्यक्ति के कारोबार को मजबूती देगी और व्यक्ति को अच्छे पद वाला ही बनाएगी। कभी भी वो ऐसे सामान्य पदों पे काम नहीं करता है या कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 18 अंश के हैं, ये बहुत बलवान है। 18 अंश का ग्रह संपूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेगा तो व्यक्ति को राजसिक प्रभावों से युक्त रखेगा। पसंद अच्छी है, निवेश अच्छा है, निर्णय सही है, अनुभव सही है
और ये सारी बातें गंभीरता से जातक को देखने को मिल जाएंगी। शनिदेव जन्म कुंडली में 13 अंश पे है, उनकी डिग्री शुक्र पे जाएगी, तो कभी कभी कामुकता हावी हो, भ्रम हावी हो, सही और गलत के बीच निर्णय में गड़बड़ी हो, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनि अच्छे होते नहीं है, तो निर्णय में देरी, परिणाम प्राप्ति में कई बार विलंब हो जाए, पेट में वात बनता है, गैस, क्योंकि शनि केतु के साथ बैठे हैं। और द्वितीय भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, तीसरी दृष्टि मंगल और शुक्र पे, तो मंगल पे जाएगी, तो शनि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पे, तो प्रेम विवाह या कई बार विवाह के बाद थोड़े बहुत पश्चाताप का प्रभाव, शुक्र के ऊपर जाने से कामोत्तेजक भावनाओं की वृद्धि, और जन्म कुंडली के 11वें भाव पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति में कहीं से भी धन कमाने की जुगत, व्यक्ति धन कमाएगा, गलत और सही दोनों तरीके से, या कई बार जब उसके ऊपर विषम परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है तो वो फिर समझौतावादी हो जाता है, ये भी बात है। और द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि पड़ने से न्याय प्रिय बोलना, पुराणोक्त बात करने वाला, धर्म शास्त्र में रुचि रखने वाला, और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करने वाला होता है, ऐसा शनि होगा। राहु जन्म कुंडली में 18 अंश पे हैं, वो पराक्रमी बनाएंगे, और 11वें भाव के राहु व्यक्ति को वैसे भी चिरंजीवी बना देते हैं। और एक पक्ष और भी होगा कि वो राहु जन्म कुंडली में शनि को देख रहे हैं जो चतुर्थ और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो तृतीय भाव के स्वामी होने से भाइयों से कभी कभी राहु अपनी दशा में मतभेद कराएंगे, और चतुर्थ भाव पे देखने के कारण या चतुर्थ भाव से या चतुर्थ भाव के स्वामी पे देखने के कारण कई बार मानसिक जो अशांति है उसको देने वाले बन सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और भी ज्यादा रूल करेगी, है ना, उसके ऊपर उसको एग्रेशन देगी, आगे बढ़ाने का बल देगी कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, मेरे ऊपर दबाव है। तो ये जो समझ विकसित होती है वो इसी राहु के कारण होती है। वैसे मैंने इस पे कार्यक्रम बहुत बार बनाया है कि चतुर्थ, पंचम, दशम और 11वें के राहु कभी खराब नहीं होते। सामान्यतः 9वें भाव के भी राहु बहुत अच्छे परिणाम करते हैं, पर 11वें भाव के राहु जब कन्या राशि में बैठे हों, भाव का स्वामी भी अपनी ही राशि में बैठ रहा है, तो पापक ग्रह की राशि में बैठे हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बुधदेव परम पापी ग्रह होते हैं, तो यहां राहु का पाप प्रभाव बढ़ेगा, तो अपनी दशा काल में ये कई बार व्यक्ति से कुछ नहीं करने वाला कृत्य भी करवाएंगे। समझौतावादी मैंने कहा था, तो कई बार सिद्धांतों से समझौता हो जाए, गलत लोगों की संगति हो जाए, बुरे प्रभावों में पड़ जाना, गलत को सही, सही को गलत, और उस समय मति भ्रम की स्थिति होती है, व्यक्ति कई बार सत्य को भी पहचानने की शक्ति खो जाता है, तो ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही, इतनी सारी बातें। तो ये डिग्री का बल है। अब मैं इसमें आपको नक्षत्रों से आपका परिचय करा देता हूं। अगर ग्रहों को नक्षत्र से समझना हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो अपने मित्र के नक्षत्र में है या शत्रु के नक्षत्र में है, और सामान्यतया उस नक्षत्र से उसके संबंध कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले सूर्य जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब, और नक्षत्र के स्वामी उनको देख भी रहे हैं। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु से दृष्ट, गुरु बलवान, इसका अर्थ होगा कि सूर्य अपनी दशा काल में सर्वोच्च परिणाम करने वाले होंगे और व्यक्ति के दिमाग को स्थिरता प्रदान करेंगे, उसके रिसर्च को, उसके कंसंट्रेशन को बलवान बनाएंगे, और चरित्रवान भी बनाएंगे, नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला भी बनाएंगे। जबकि चंद्रमा भरणी में बैठे हैं, मैंने उनके बारे में चर्चा की थी, व्यक्ति सुखी, अच्छी मानसिकता का, थोड़ी कपकपी रखने वाला होता है, मतलब व्यवहार में कभी कभी असंतुलन देखने को मिलता है। दूसरा कि भरणी नक्षत्र के होने के कारण व्यक्ति को देवी मैया की पूजा करनी चाहिए। ओम यमाय नमः इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। अगस्त के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। स्फटिक की माला भी धारण कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। देवी मैया के मंदिर का नित्य दर्शन करना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। मांसाहार का त्याग, धूम्रपान की लत ये भी कई बार देते हैं। मंगल के संपर्क में है क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में है और शुक्र की राशि, शुक्र के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा जब मेष राशि और शुक्र के नक्षत्र को पकड़ेंगे तो कई बार व्यक्ति को बुरी संगति, बुरी आदत, गलत संगति में जाने वाला बना देते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैं आपको पहले ही आगाह करता हूँ। कई बार लोग आपका लाभ उठाएंगे, आपके पैसे से अपना जो है वो अपनी सुविधाएं बटोरेंगे और आपको मूर्ख बनाते हुए अपनी जेब में भरते हैं। मंगल जन्म कुंडली में बैठे मृगशिरा में, अपने नक्षत्र में बैठा ग्रह कभी खराब नहीं होता। उनके ठीक पीछे चंद्रमा मंगल के प्रभावों की वृद्धि कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि यहाँ चंद्रमा से सूर्य और चंद्रमा से मंगल, शुक्र, बुध, ये सारे ग्रह व्यक्ति की कुंडली को मजबूती की तरफ लेके जा रहे हैं। चंद्रमा से तीसरे घर के सूर्य युक्ति पूर्वक बात करने वाला, चंद्रमा से तीसरे घर के बुध निर्णायक, मत देने वाला, चंद्रमा उसके ऊपर निर्णय टिका रहता है, तो मतलब पॉजिटिव, मतलब प्रभावकारी, अच्छा पद, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, केमिकल,
ग्रंथ लिखने वाला, ग्रंथ लेखन, सुंदर लिखावट, उसके बाद फैशन से संबंधित काम, केमिकल से संबंधित काम, कंप्यूटर से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, इस तरीके के कामों से धन कमाने वाला। चंद्रमा से तीसरे घर के सूर्य युक्ति संगत बात करने वाला। चंद्रमा से तीसरे घर के बुध निर्णायक, निर्णय देने वाला। चंद्रमा से दूसरे घर के मंगल विष की भांति काम करने वाला, है ना, रवैया मजबूत है, कोई दबा ना पाए। और चंद्रमा से दूसरे घर के शुक्र व्यक्ति को सुंदर दाम्पत्य का लक्षण देते हैं। तो ये मंगल हो गए। मंगल अपने नक्षत्र में है, इस वजह से व्यक्ति को साहस, धर्म, आध्यात्म, चिंतन, मजबूत निर्णय, ये सब में मदद करेंगे। जबकि बुध देव जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति को कृतज्ञ, बुद्धिशाली और बहुत अच्छा, ये भी निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा में, ये शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र अपनी राशि के हैं, इस वजह से देवगुरु का बल बढ़ाएंगे। और सामान्यतः यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि व्यक्ति के यशस्विता के वर्ग की वृद्धि करेगी। मतलब गुरु यहाँ पे व्यक्ति को सैद्धांतिक, धनवान, पैतृक संपत्ति की वृद्धि करने वाला, कुटुंब का सुख प्राप्त करने वाला, कुटुंबजनों से अच्छा सुख प्राप्त होता है, मतलब उस रिश्तेदार नातेदारों से युक्त रहता है। और शुक्रदेव जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, मजबूत, अच्छा, श्रेष्ठ निर्णय, और उसके पास बहुत सारा विकल्प भी देते हैं। मतलब फंस जाने पर, उलझ जाने पर निकलने का मार्ग शुक्र देते हैं रोहिणी नक्षत्र में बैठकर। उसके बाद शनिदेव जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं। अपने नक्षत्र में बैठा ग्रह कभी खराब नहीं होता है। और मैं समझता हूं कि शनिदेव अपनी दशा काल में यश, प्रतिष्ठा, निर्णय, मजबूत और श्रेष्ठ लोगों से संपर्क, ये सब देंगे। पर संतान के पक्ष को कभी कमजोर करेंगे, बुद्धि को कभी कभी गलत लोगों पे ठहर जाना, गलत लोगों की मैत्री में जाना, मंगल पे और शुक्र पे दृष्टि के कारण कई बार गलत और सही के बीच चयन न कर पाना या समझदारी से निर्णय न ले पाना, ऐसा भी होता है। राहु देव जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और मैं समझता हूं कि वो एकाग्रचित्त व्यक्ति को बनाएंगे, दत्तचित्त बनाएंगे, कंसंट्रेट करेगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में राहु देव सहायता करेंगे जातक को। तो ये आपकी कुंडली के ग्रह के नक्षत्र हो गए। अब मैं एक एक ग्रहों को नवमांश से आपका परिचय करा देता हूं कि लग्न में कैसे हैं, नवमांश में कैसे हैं और वो किस तरीके का फल आपको देने वाले बनेंगे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सूर्य लग्न कुंडली में मिथुन राशि में, नवांश चक्र में वृष राशि में। ग्रह पीछे गया, मतलब वो अपनी दशा काल में सामान्यतः थोड़े मतभेद दे सकता है। चंद्रमा यहाँ मेष राशि में, नवांश में सिंह राशि में, अपने से पंचम, मतलब ग्रह त्रिकोण की यात्रा कर रहा है। तो इस अवस्था में ग्रह अगर नवांश चक्र में त्रिकोण की यात्रा करे लग्न चक्र से, तो यश, प्रतिष्ठा, धन धान्य, सुख सौख्य और संतान, दाम्पत्य, परिवार, इन सभी चीजों के सुखों की वृद्धि करेगा अपनी दशा काल में। मंगल यहाँ वृष राशि में, सिंह राशि में सुख की वृद्धि करेंगे, सांसारिक सुख। बुधदेव मिथुन राशि में, यहाँ मेष राशि में है, पराक्रम, सौंदर्य और यश प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे, आक्रामकता बढ़ाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। देवगुरु धनु राशि में, यहाँ बैठ रहे हैं देवगुरु कन्या राशि में। इसका अर्थ होगा कि ये अपनी दशा काल में व्यक्ति के प्रभाव में वृद्धि करने के साथ साथ संसार के सुखों की वृद्धि करेंगे। शुक्रदेव जन्म कुंडली में वृष राशि में है और यहां वो मिथुन में है, अपनी दशा काल में व्यक्ति को धन देंगे। शनिदेव जन्म कुंडली में यहां मीन राशि में, वृश्चिक राशि में, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, समाज में नाम फैले और यश बढ़े, ऐसा होगा। राहुदेव जन्म कुंडली में कन्या राशि में है, यहां राहु मिथुन राशि में है। इसका अर्थ होगा कि ये अपनी दशा काल में व्यक्ति के प्रभावों में वृद्धि, आक्रामक रवैया अपनाने वाला बनाएंगे। क्लियर है? दशमांसा चक्र की थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो दशमांसा चक्र में जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। ये इतनी अच्छी बात है कि आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ग्रह कि घबराना नहीं है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब यहाँ पे गुरु का बल बढ़ेगा। मंगल पंचम भाव के स्वामी होकर दशम में, योग कारक ग्रह केंद्र में, और जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वो द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं दशमेश के साथ। तो धर्म और अर्थ दोनों का सुख मिला। ये धर्म भाव है, ये अर्थ भाव है। धर्म और अर्थ मतलब अर्थ जो आएगा वो धर्म से आएगा। धन भाव में बैठे हैं ना, तो धर्म और अर्थ के स्वामी धन में बैठ गए। धर्म से होता हुआ धन आए और बुद्धिमानी से धन आए, कंप्यूटर से आए, हिडन लैंग्वेज सीख करके आए, मैनेजमेंट से आए, MBA करके आए, बैंकिंग से आए, फाइनेंस से आए, ऐसे क्षेत्रों से आए। उसके बाद शनि यहाँ बैठे हैं जो तृतीय भाव के स्वामी होकर धनेश होकर के बैठे हैं, और चतुर्थ भाव के स्वामी अपने भाव से केंद्र में, अपने भाव से केंद्र में, मतलब लग्नेश लग्न से केंद्र में और अपने भाव चतुर्थ भाव से भी केंद्र में, मतलब गुरु का बल बढ़ेगा। तो गुरु, मंगल, चंद्रमा
और विचार करिए, लाभ के स्वामी जन्म कुंडली के अष्टम में और शुभ कर्त्री में, मतलब व्यक्ति को आरंभ में थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, पर वस्तुतः वो सुखी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एकादशेश शुभ कर्त्री में आ गए। उसके बाद विचार करिए, तो सप्तम भाव के स्वामी द्वितीय में, इसका एक मार्ग ये निकलेगा कि अगर कल को व्यक्ति चाहे तो अपना स्वतंत्र कारोबार भी कर सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। धन भाव यहां भी बलवान है, धन भाव यहां भी बलवान है, क्योंकि धनेश लाभ में बैठे हैं। लाभेश स्वग्रही या लाभेश जन्म कुंडली में जो है वो छठे भाव में जा रहे हैं, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहां नौकरी से धन आता दिखाई दे रहा है। जबकि दशमांशा चक्र में लाभ भाव के स्वामी भले छठे में अष्टम में जा रहे हैं, लेकिन शुभकर्त्री में है, यहां धन भाव बलवान है। तो धन भाव हर जगह बलवान है, जो पिता के भी प्रभावों की वृद्धि करेगा और साथ ही साथ थोड़े बहुत कंफ्यूजन के साथ, थोड़े बहुत रुकावटों के साथ परिणाम करने वाला बनेगा। तर्क बल, ज्ञान बल, यहाँ पे सूर्य बुध लग्न केंद्र में, यहाँ पे जो सूर्य और बुध हैं वो द्विद्वादश में है, तो कभी कभी अपनी दशा काल में सूर्य और बुध दाम्पत्य में कमजोरी दे सकते हैं, पत्नी के कारण मतभेद हो सकता है, लेकिन वही सूर्य बुध कारोबार के मामले में बिल्कुल ही श्रेष्ठ परिणाम करने वाले बन रहे हैं। दशमांशा चक्र की सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल गुरु दोनों ग्रह केंद्र में और त्रिकोण में चंद्रमा, उसके बाद सूर्य और बुध एक साथ आ रहे हैं, तो ये जातक की कुंडली को बलवान बनाएंगे कर्म क्षेत्र और करियर के लिए। लग्न कुंडली के आधार पर वृष राशि वृष लग्न, मेष राशि मेष लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न और उसके बाद धनु राशि धनु लग्न की जातिकाओं से विवाह हो सकता है। उत्तर दिशा की तरफ विवाह का योग बनेगा। धन कमाने के लिए पूरब और उत्तर दिशा की व्यक्ति यात्रा कर सकता है। उच्च शिक्षा के योग इस कुंडली में बिल्कुल बने हुए हैं, हम उस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ पढ़ाने का योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है, कई बार तो जज, वकील या लॉ का क्षेत्र भी बहुत अच्छा बनेगा। मंगल की दशा आने वाली है और वो मंगल आपको सुख देंगे, मतलब मंगल की दशा 2032 से शुरू होगी और चंद्रमा में जब बुध का अंतर आएगा यानी कि 2027 के दिसंबर से, तो बहुत सारे काम बनेंगे। हालांकि शनि भी कोई खराब नहीं बैठे हैं, इस वजह से हम ये भी बात रख सकते हैं कि शनि की दशा में भी व्यक्ति के निर्णय मजबूती वाले बनेंगे। क्लियर है? अब इस कुंडली के कुछ प्रमुख बिंदु, जैसे मीन लग्न, मीन राशि मीन लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न, ऐसे लोग आपके मित्र हो सकते हैं, जबकि शत्रुता न करें वृष, तुला और मकर वालों से। इतनी बात है। इस कुंडली में अभी जो ग्रह की दशा चली वो चंद्रमा की दशा है, मतलब हमें यहां भी संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर भाग्य भाव के स्वामी जहां बैठे हैं उनके ठीक पीछे शनि केतु का प्रभाव है, तो हमें अपने भाग्य को और भी ज्यादा बलवान बनाने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए, बजरंग बली की आराधना, ये दोनों बहुत आवश्यक होगा। दोनों एक ही हैं, शिव के ही एकादश में रुद्र कहे जाते हैं, इस वजह से वहां बजरंग बली की पूजा भी कर सकते हैं, है ना। रामचरितमानस का पाठ नित्य सुना जा सकता है या एक एक पेज प्रत्येक दिन पढ़ा जा सकता है। घर में मांगलिक कृत्य होने के लिए घर में अखंड कीर्तन वगैरह या भागवत कथा का आयोजन आवश्यक रूप से करना चाहिए। पितरों की पूजा वगैरह भी करनी चाहिए। पितरों के नाम पे अमावस्या को, पूर्णिमा को, द्वादशी को दान करना चाहिए, अष्टमी आदि भी तिथियों को दान करना चाहिए। इतनी सारी चीजें। अब दिन की बात अगर करते हैं तो इस कुंडली में दिन होगा बढ़िया चंद्रमा का, यानी कि चंद्रवार, सोमवार और एक वार गुरुवार, ये दोनों वार बहुत अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के आधार पर 6 और 9 बहुत अच्छे रहेंगे। रंग गेरुआ, लाल और पीला बहुत अच्छा रहेगा। विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ऐसे तो गुरु, सूर्य और बुध, चंद्रमा, मंगल सारे ग्रह बहुत अच्छे बैठे, मतलब इस कुंडली में कोई लंबी बीमारी नहीं है, आयु बहुत अच्छी है, मृत्यु भी बहुत श्रेष्ठ है। और नवम भाव के स्वामी चंद्रमा मंगल की ही राशि में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति पूर्व काल में भी पुरुष वर्ग पुरुष ही बना था, इसमें भी पुरुष ही है और आगे भी पुरुष ही रहेगा, ये भी बात है। मतलब मनुष्य योनि में जन्म लेगा, मनुष्य योनि में जन्म लेगा और पुरुष ही बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, ये बात है। उसके बाद ये तीसरा जन्म हो सकता है, कई बार तो यहां पे भी बात बनती है कि व्यक्ति का ये तीसरा जन्म है, ऐसी भी बात है। अरिष्ट चक्र के आधार पर शनि, राहु और केतु की दशा में मति भ्रम, निर्णय कमजोर, गलत लोगों की संगति, ये यहां से हमें बचना होगा। सूर्य और चंद्रमा, बुध, शुक्र आदि ग्रह, शनि भी भवन भूमि वाहन के सुखों की वृद्धि करेंगे, जबकि भाग्य का बल बढ़ेगा गुरु, शनि, मंगल और शुक्र की दशा में। कुंडली बहुत अच्छी बनेगी, चंद्रमा की दशा में भी भाग्य का सुख बहुत अच्छा बनेगा। माता और पिता को लेकर के हमें थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा, तो शुक्र की दशा में, राहु की दशा में, शनि की दशा में माता पिता को लेकर के हमें उस समय सावधान रहना होगा या उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। संतान पक्ष इस कुंडली में 200% बहुत अच्छा है, संतति भाग्यशाली भी है। शिक्षा बहुत अच्छी है, मन अच्छा बन रहा है, क्योंकि चतुर्विधांसा चक्र चतुर्थ भाव का चतुर्विधांसा चक्र बहुत अच्छा बन रहा है।
उसके बाद होरा चक्र के आधार पर मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु और शुक्र व्यक्ति को मेहनत कराकर धन देंगे, जबकि गुरु, बुध, सूर्य और शनि बहुत ही सिस्टम के साथ, सहूलियत के साथ व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने वाले ग्रह बनेंगे। दिन आपकी कुंडली के हिसाब से मंगलवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी बातें दिखाई दे रही हैं। कुंडली अच्छी बनेगी और इसमें चंद्रमा में केतु 2029 में आएंगे। 2029 के मई से 2029 के दिसंबर तक की जो दशा रहेगी उसमें कभी कभी व्यक्ति के स्वास्थ्य और पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। मंगल, चोट चपेट की घटना मंगल की दशा में दिखाई दे सकती है, जिसमें मंगल में मंगल और मंगल में राहु। इसका अर्थ होगा कि 2032 के फरवरी से लेकर 2033 के जुलाई तक हमें अपने दिनचर्या का भी ध्यान रखना होगा और यात्रा में विशेष सावधानी बरतनी होगी। कुछ भी हो गड़बड़ी, इस कुंडली में देवी मैया की पूजा सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्लियर है? जीवन पर्यंत अगर इस कुंडली में कोई रत्न बनेगा तो वो गुरु का रत्न पुखराज, और इससे अतिरिक्त कोई भी रत्न पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 मुखी रुद्राक्ष भी व्यक्ति पहन सकता है। सूर्य को अर्घ निश्चित रूप से देना चाहिए, मांसाहार का त्याग करना चाहिए, नाच गाना और बहुत ज्यादा जो चीजें जहां पे भड़कीलापन हो वहां से दूर रहना चाहिए। ये कुंडली मंगल से प्रभावित है। सदैव अपने लक्ष्य पे ध्यान रखेंगे तो इस कुंडली के पास इतनी कैलिबर है कि वो कुंडली को आगे बढ़ा दे। लग्नेश लग्न को देख करके आयु से और श्रेष्ठता से व्यक्ति को संपन्न कर रहे हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से नई कुंडली के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।